Hi students, welcome to your favorite channel Class 12th by Unacademy. I am Shivani Sharma, your maths educator. So बच्चे काफी समय से आप लोग परेशान थे, ये समझ नहीं आ रहा था कि असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस को कैसे टारगेट करना है, किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल कि मैम कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो बच्चा आज के इस वीडियो में ना आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हाउ टू सॉल्व असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस इन मैथ्स। बट हम लोग जानते हैं मैथ्स के पेपर में जो सेक्शन ए है ना, सेक्शन ए के लास्ट के 2 क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन बेस्ड होने वाले हैं। तो चलो जल्दी से इस वीडियो में एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस को हमें कैसे टारगेट करना है। लेकिन इससे पहले यार एक बहुत ही बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मुझे आपके साथ शेयर करना है, दैट इज वी अश्योर योर मार्क्स इंप्रूवमेंट और 100% मनी बैक। तो बच्चा अगर अभी आपके मन में कोई डाउट है तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू एनरोल इनटू बैचेस एंड यू कैन ऑलवेज यूज माय रेफरल कोड दैट इज SS12 और जल्दी से यार बैचेस में एनरोल करके ना अपनी प्रिपरेशन को एकदम स्टार्ट कर दीजिए। बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे आप सब लोग अपने एग्जाम में, राइट? चलिए जी, तो यार हमको एक डाउट था ना, हम ये सोच रहे थे कि मैम असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, चाहे असर्शन रीजन हो, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हो या फिर केस स्टडी क्वेश्चंस हो, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को बच्चा अगर आपको सॉल्व करना है ना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना उसके कंसेप्ट्स को बच्चा बहुत अच्छे तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि एक बार अगर तुमको कंसेप्ट आ गया ना तो तुम किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। यस डेफिनेटली, तो बच्चा कंसेप्ट पे काम करना है। एंड आप सब बच्चे तो खुश हो जाइए बिकॉज हर शाम को ना NCERT डिकोड सीरीज आपके सामने आती है जहां पे हम लोग मैथ्स के सभी कंसेप्ट्स को समझ रहे हैं एकदम बारीकी से, एंड इसके साथ यार बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे हैं। सो ऑलवेज वर्क ऑन कंसेप्ट टू टैकल एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसके बाद बच्चा अगर तुम लोग असर्शन रीजन की बात करो ना तो ये क्वेश्चन का डिजाइन कैसा होता है, चलो यार इसको पहले डिकोड करते हैं। तो बेसिकली असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन में हमारे सामने 2 स्टेटमेंट होती है। एक स्टेटमेंट होती है बच्चा असर्शन की और एक स्टेटमेंट हमारे पास होती है रीजन की। अब इन 2 स्टेटमेंट के ऊपर ना हमारे सामने 4 ऑप्शंस आते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है कि असर्शन इज अ ट्रू स्टेटमेंट, रीजन इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। असर्शन वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है, रीजन वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है, एंड रीजन वाले स्टेटमेंट ने असर्शन वाले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया है एंड दैट एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट। ओके, सो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दिस इज आवर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी क्या कहता है? ऑप्शन बी कहता है कि ए एंड आर ट्रू है लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। स्टेटमेंट ए भी ट्रू है, स्टेटमेंट आर भी ट्रू है, लेकिन आर ने ना ए को एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है, सो आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये भी अपनी बात सच कह रहा है, ये भी अपनी बात सच कह रहा है, लेकिन ये इसकी बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। ठीक है, सो आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके बाद ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, या फिर ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो इस तरीके से इन 2 स्टेटमेंट के ऊपर ना आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, आई होप ये ऑप्शंस क्लियर है। कैसे कैसे ऑप्शंस होते हैं? दोनों ट्रू है, आर ने ए को एक्सप्लेन किया है। दोनों ट्रू है, आर ने ए को एक्सप्लेन नहीं किया है। ए गलत है, आर ट्रू है, ए सही है, आर फॉल्स है। इस तरीके के 4 ऑप्शंस आपके सामने आते हैं। अब जल्दी से देखते हैं यार इनको सॉल्व कैसे करना है। तो बेटा जब भी असर्शन एंड रीजन का सवाल आपके सामने आता है तो सबसे पहले बच्चा आप लोगों को ना असर्शन वाले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है और इसको समझना है। ठीक है, सबसे पहले असर्शन वाले स्टेटमेंट को पढ़ो, समझो क्या ये सही है या ये गलत है। कैसे पता चलेगा सही है या गलत है? बेटा आपने जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं ना मैथ्स में उसके ऊपर ही सवाल बनेगा, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो जब आपके सामने असर्शन का स्टेटमेंट आता है सबसे पहले आप चेक करेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, अप्लाइंग ऑल द कंसेप्ट्स जो भी आपने पढ़ा है बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट। ठीक है, राइट। इसके बाद आप अपने रीजन वाले स्टेटमेंट को पढ़ो और समझो कि क्या रीजन वाला स्टेटमेंट सही है या गलत है।
इंडिविजुअली चेक करना है कि यार ये स्टेटमेंट कैसा है और ये स्टेटमेंट कैसा है, ठीक है। तो आप अगर मान लो ऐसा देखते हो कि यार इन दोनों में से कोई भी एक गलत आ गया, राइट, मान लो आपने इसे रीड किया, असर्शन वाला मान लो यार गलत आ गया, रीजन वाला सही आ गया, ठीक है, इन दो स्टेटमेंट में एक गलत आ गया। अगर इन दोनों स्टेटमेंट में एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है ना, तो बच्चा आप अपने ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी को तो एलिमिनेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी कहता है दोनों ट्रू है, हमारा तो एक फॉल्स है, ठीक है। तो बच्चा जो भी फॉल्स है ना उस वाले को तुम टिक कर देना यहाँ पे, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। या फिर अगर ऐसा हो गया कि यार ये सही हो गया ये गलत हो गया, तो बेटा आप किसको टिक कर देंगे? ऑप्शन सी को टिक कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इंडिविजुअली आपको एग्जामिन करना है कि असर्शन वाला स्टेटमेंट सच है या गलत है, उसका ऐसा स्टेटमेंट ही डील करो, क्या ये स्टेटमेंट सच है या गलत है। इसी तरीके से इंडिविजुअली आप डील करेंगे कि रीजन वाला स्टेटमेंट सच है या गलत है। मान लो दोनों में से एक भी गलत अगर हो जाता है, ऑब्वियसली ऑप्शन ए एंड बी कैन नॉट बी द आंसर। आंसर क्या होगा? आइदर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ठीक है। चेक वेदर असर्शन स्टेटमेंट एंड रीजन स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू। अगर इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट मान लो ट्रू नहीं है, कोई एक भी अगर गलत हो जाता है ना, इफ नॉट वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन ए एंड बी। आप ए एंड बी ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर सकते हो, जो भी होगा इसमें से सही आंसर होगा, ठीक है। ओके बच्चा, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो यार ये सवाल आपके सामने आ जाता है, अच्छा खुश हो जाइए, ये सवाल ना आपके सैंपल पेपर का ही है। ये सवाल अगर आपके सामने आ जाता है कि एक स्टेटमेंट है असर्शन की, ये क्या कहती है कि ये एक रिलेशन है, ठीक है, ये रिलेशन कुछ इस तरीके से डिफाइन है, और ये जो फंक्शन है ना, दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करोगे आप? सबसे पहले कुछ नहीं करना, इसको एग्जामिन करो बैठ के, क्या ये सच कह रहा है या ये झूठ कह रहा है, ठीक है। तो यार मेरे पास एक फंक्शन है, एक रिलेशन है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। इज इट विजिबल? यस, ओके। और ये यहाँ पे मैप्ड है एक्स वाई जेड वाले से, ठीक है। मेरा जो एफ है ना वो यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहा है, ये रिलेशन यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहा है, ठीक है। कैसे डिफाइन है, कैसे मैपिंग है बच्चा? कि 1 एक्स से कनेक्टेड है, ओके जी, 2 वाई से कनेक्टेड है, शानदार जी, एंड 3 आपका जेड से कनेक्टेड है। अच्छा, और ये जो कनेक्शन इन्होंने बताया है ना, ये कनेक्शन क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब तुमको जल्दी से कंसेप्ट पे काम करना है, तुमको सोचना है बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। मैम ने पढ़ाया है, हाँ बाइजेक्टिव फंक्शन हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। बाइजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो 1 1 एंड ऑन 2 हो। 1 1 मतलब क्या? डिस्टेंट एलिमेंट डिस्टेंट इमेज। ऑन 2 मतलब क्या? कि भैया सेकंड सेट का कोई खाली नहीं छूटना चाहिए। मैम ये तो ट्रू है। अरे बच्चा, ये ट्रू कैसे हो सकता है? बाइजेक्टिव फंक्शन होने के लिए इसको फंक्शन भी तो होना पड़ेगा। क्या ये फंक्शन है? फंक्शन कब होता है कोई भी रिलेशन? वो फंक्शन तब होता है जब पहले सेट में से एक का 2 नहीं होना चाहिए, राइट, एंड पहले सेट में कोई खाली नहीं छूटना चाहिए। आप देखो बेचारा ये 4 तो खाली छूट गया, राइट, दैट मीन्स इट इज नॉट अ फंक्शन। अगर ये फंक्शन ही नहीं है तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन कैसे होगा, राइट। इसका मतलब क्या कि असर्शन वाला स्टेटमेंट तो गलत है यार। जैसे ही इनमें से कोई एक गलत आ गया ना, तुम समझ जाना ऑप्शन ए या ऑप्शन बी तो तुम्हारा आंसर नहीं होने वाला है, क्योंकि इन दोनों ऑप्शन में दोनों ट्रू होते हैं। हमारा तो असर्शन ही गलत हो गया, ठीक है। ठीक है जी, अब आ जाओ रीजन वाले स्टेटमेंट पे। रीजन वाला स्टेटमेंट क्या कहता है कि ये जो फंक्शन है ये एक 1 1 फंक्शन है। अच्छा चलो चेक कर लेते हैं, क्या ये 1 1 फंक्शन है? सो यहाँ पे अगर आप देखें, सो यार इस तरीके से कुछ फंक्शन है 1 2 3, और यहाँ पे लिखा है x y z p। 1 x से कनेक्टेड है, ठीक है, 2 y से कनेक्टेड है, ओके, 3 z से कनेक्टेड है, ठीक है जी, ठीक है, x y z p। p का तो कोई कनेक्शन ही नहीं, कोई बात नहीं। डिस्टेंट एलिमेंट हैव डिस्टेंट इमेज। डिस्टेंट एलिमेंट डिस्टेंट इमेज, फंक्शन कैसा होगा जी? 1 1 होगा। तो डेफिनेटली यार रीजन वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। मैम ये तो खाली छूट गया, इसकी तो कोई इमेज नहीं है, तो मैम ये फंक्शन भी नहीं होगा। अरे बेटा, फंक्शन कब नहीं होता है? जब पहले सेट में कोई खाली छूट जाता है तब फंक्शन नहीं होता है। सेकंड सेट में तो छूट सकता है ना खाली, ठीक है। सो यार इट इज 1 1 फंक्शन, डिस्टेंट एलिमेंट डिस्टेंट इमेज, इट इज 1 1। तो आपने यहाँ से क्या देखा? आपने यहाँ से ये देख लिया कि भैया असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। इंडिविजुअली पहले दोनों स्टेटमेंट को देखो, वो करेक्ट है या फॉल्स है। अगर एक भी फॉल्स है भैया, ऑप्शन ए एंड बी तो नहीं होगा, तो फिर ऑप्शन क्या होगा यार? ऑप्शन देख लो आप,
असर्शन वाला स्टेटमेंट गलत था ना, ए इज फॉल्स, तो बच्चा तुमको चेक करने की भी जरूरत नहीं थी रीजन वाला ट्रू है या नहीं। ए इज फॉल्स तो डेफिनेटली आर तो तुम्हारा ट्रू रहा होगा। सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से तुमको टैकल करना है असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस को। अब मान लो यार, अब ऐसा मान लो आप कि यार दोनों सही हो गए, ठीक है, वहां क्या था कि कोई एक भी गलत है अगर, देन इट्स वेरी सिंपल टू टेक द राइट आंसर। मान लीजिए यार असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, दोनों ट्रू हो गए, फिर क्या करेंगे? अगर दोनों ट्रू हो गए फिर क्या करेंगे मैम? फिर सी एंड डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। दोनों ट्रू हो गए अगर, तो सी एंड डी ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। मान लो यार अगर दोनों ट्रू हो गए ना, उसके बाद आप क्या करेंगे? चेक करेंगे कि क्या कोई लिंक है असर्शन एंड रीजन के स्टेटमेंट में। क्या रीजन का जो स्टेटमेंट गिवन है वो असर्शन वाले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है? अगर हाँ तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, अगर नहीं तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चा अपन, जैसे यहाँ पे एक सामने असर्शन का स्टेटमेंट मेरे सामने लिखा हुआ है कि डिटर्मिनेंट ये होता है, और फिर एक रीजन वाला स्टेटमेंट है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स गिव्स द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। सबसे पहले आप इंडिविजुअली चेक कीजिए क्या पहली स्टेटमेंट सही है। अगर आप देखें तो बच्चा दिस इज फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, मतलब देखा जाए तो फर्स्ट रो के एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट रो के कोफैक्टर से हुआ है, यस यू विल गेट डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो असर्शन का स्टेटमेंट तो सही है। रीजन का स्टेटमेंट देखिए, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स गिव्स द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। हाँ ये भी सही है। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स गिव्स मी डिटर्मिनेंट, यस ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। मतलब यस सी एंड डी तो कैन नॉट बी द आंसर, आइदर ए और बी। अब अगर तुम देखो असर्शन के स्टेटमेंट को ढंग से एक्सप्लेन कर रहा है क्या ये? हाँ, ये इसके बराबर क्यों है? क्योंकि ऐसा होता है, दिस इज द राइट स्टेटमेंट, ये इसको जस्टिफाई कर रहा है। तो आप कहेंगे यस बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मैंने अगर लिखा ये तो कैसे लिखा? क्योंकि ये स्टेटमेंट होती है, ऐसी बात होती है, राइट। सो दिस इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग माय असर्शन स्टेटमेंट, ठीक है बच्चा, समझ में आया? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं, मान लो दोनों ट्रू है लेकिन कोई लिंक है ही नहीं। असर्शन एंड रीजन वाले स्टेटमेंट दोनों ट्रू है लेकिन दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है, ठीक है। अगर दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है दैट मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए ट्रू है, आर ट्रू है, बट देयर इज नो लिंक बिटवीन देम। रीजन वाला स्टेटमेंट इज नॉट एक्सप्लेनिंग योर असर्शन, देन डेफिनेटली बच्चा यू विल टेक ऑप्शन बी। लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल फॉर दिस। एक एग्जांपल लेते हैं अपन। तो आपके सामने बच्चा एक एग्जांपल है, ये असर्शन का स्टेटमेंट है, ठीक है, कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ई टू द पावर रूट एक्स ये होता है, और ये रीजन का स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले यार हम लोग इंडिविजुअली चेक करेंगे, ठीक है, इंडिविजुअली चेक करेंगे क्या ये सही है या नहीं। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ई टू द पावर रूट एक्स। आओ फटाफट डिफरेंशिएट कर लो। सो दिस विल बी 1/2 ई टू द पावर रूट एक्स, फिर इसका डेरिवेटिव ई टू द पावर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ई टू द पावर रूट एक्स अपॉन 4 रूट एक्स ई टू द पावर रूट एक्स, ये आ रहा है। अच्छा ठीक है, इन लोगों का क्या आया था? इन लोगों का क्या आया था? ई टू द पावर रूट एक्स 4 रूट एक्स ई टू द पावर रूट एक्स, इनका भी यही आया था। यानी असर्शन वाला स्टेटमेंट तो सही है। अब चलो यार रीजन वाला स्टेटमेंट में क्या लिखा है? एक स्टेटमेंट डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग लॉग एक्स। आओ जरा ये भी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग लॉग एक्स, लॉग लॉग एक्स का डेरिवेटिव। तो बच्चा यार इसको डिफरेंशिएट करोगे, दिस विल बी लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव करोगे 1/x लॉग एक्स। यस, अरे आपने क्या चेक किया? आपने ये चेक किया कि यार रीजन वाला स्टेटमेंट भी सही है। आपने इस क्वेश्चन में क्या देखा? आपने ये देखा कि असर्शन वाला स्टेटमेंट भी सही है, रीजन वाला स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन क्या ये स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं कर रहा ना। हाँ, इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका डिफरेंशिएशन ये है, दोनों बिल्कुल सही है, बट दिस स्टेटमेंट इज नॉट एक्सप्लेनिंग दिस स्टेटमेंट, राइट। ये इसका एक्सप्लेनेशन कहां है? ये भी सच है, ये भी सच है, परंतु ये इसको एक्सप्लेन थोड़ी ना कर रहा है। इसमें क्या हुआ था? चेन रूल लगा, e टू द पावर x का फॉर्मूला लगा। अगर ऐसा कुछ लिखा होता तो डेफिनेटली वी वुड हैव सेड कि हाँ ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। नहीं कर रहा ना एक्सप्लेन,
हाँ, ये भी इंडिविजुअली सही है, ये भी सही है, परंतु दिस इज नॉट एक्सप्लेनिंग दिस, राइट। इसका मतलब आप क्या टिक करेंगे, इसका मतलब ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। तो बच्चे इस तरीके से यार तुमको असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन को टैकल करना है। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट असर्शन एंड रीजन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, एक बार अगर वाइंड अप करें तो सबसे पहले क्या करोगे, असर्शन का स्टेटमेंट देखो, कंसेप्ट्स को लगाओ, क्या सही है या गलत है। इसी तरीके से रीजन को एक स्टेटमेंट ही समझो, उसको चेक करो क्या वो सही है या गलत है, अप्लाइंग ऑल द कंसेप्ट्स जो हम पढ़ चुके हैं। मान लो दोनों में से एक भी गलत है अगर, तो ए एंड बी ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है, फिर तो बहुत इजी टिक कर लो। लेकिन मान लो यार दोनों सही है, तो आइदर ए या बी सही आंसर होगा। मान लो अगर दोनों सही है तो चेक करना क्या क्या रीजन वाला स्टेटमेंट असर्शन वाले स्टेटमेंट को सही से एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट असर्शन एंड रीजन। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा और अब आपको असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन से डर नहीं लगेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।